अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महा आमिर और आपको खुशामदीद करती हूँ हमारे आई हेल्थ के प्रोग्राम सेहत सबके लिए में। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि फ़रवरी का महीना शुरू हो गया है और आलमी सतह पे हम इस महीने को डेडिकेट करते हैं चाइल्डहुड कैंसर और कैंसर इन जनरल के पेशेंट्स के लिए। काफ़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में, और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी, काफ़ी बच्चे चाइल्डहुड कैंसर की वजह से अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। इसी सिलसिले में आज हमने ये शो आपके लिए ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें हम चाइल्डहुड कैंसर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आंसर करेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ द शो फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल आते हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा या हमें इनबॉक्स कीजिएगा एंड इंशाल्लाह वी विल गेट बैक टू यू। मैं इस शो में वेलकम करना चाहूँगी डॉक्टर सैयद अहमद हामिद को, हु इज़ अ सीनियर कंसल्टेंट इन पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी एट इंडिस हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच डॉक्टर अहमद for giving us time. This is a very important show to begin with क्योंकि मसला ये होता है कि कैंसर के आगाही में काफ़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में टू बिगिन विद। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि इफ़ यू कैन एक्सप्लेन कि पीडियाट्रिक कैंसर क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया महा और सीआरडी टीम की, उसने इस अहम मौजू को आज के दिन के लिए उजागर किया कि 15 फरवरी जो बच्चों के अंदर कैंसर के आलमी दिन के ऊपर मनाया जा रहा है। तो ऑब्वियसली जो कोई भी ओकेजन मनाया जाता है उसकी सबसे अहम चीज़ यही होती है कि ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो। अवेयरनेस का जो बुनियादी फ़ायदा होता है वो होता है कि बच्चे जो है वो अर्ली डायग्नोस होते हैं, और अर्ली डायग्नोसिस का जो बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा होता है वो ये होता है कि बच्चे जो है वो जल्दी डायग्नोस होकर जल्दी उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली उनका आउटकम जो है वो बहुत बेहतर होता है। तो अब इस हवाले से ज़ाहिर है अगर हम बात करें कि बच्चों में कैंसर क्यों होता है, तो उसका पहला सवाल का जवाब तो मेरे पास ये हुआ कि नहीं, वी डोंट नो व्हाई इट इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है, बट येस वी कैन कमेंट समथिंग, देयर इज़ सम जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन। हम बात ये समझाने के लिए आमतौर पे करते हैं कि बच्चों के अंदर कैंसर जिस तरह बड़ों के अंदर पान, छालिया, गुटखा, अल्कोहल, स्मोकिंग, देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स जो कि बड़ों के अंदर कैंसर का बायस बनते हैं, लेकिन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के अंदर देयर इज़ नो रिस्क फैक्टर एज सच। जो तहकीक़ात हैं, जो रिसर्च हो रही है दुनिया भर में, वो ये बताती हैं कि बच्चों के अंदर जो कैंसर है वो आमतौर पर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, यानी मोरूसी तौर पे फैमिलीज में ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली वो स्मॉल कंपोनेंट है। रिसर्च इज़ गोइंग ऑन कि जो कि हो सकता है कि आने वाले सालों में पता चल जाए कि किसी फैमिली में कैंसर जीन था कि जिसकी वजह से जो है वो उनके बच्चों के अंदर आ गया। जैसे हमारे एक आँखों का कैंसर होता है जिसे रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं। रेटिनोब्लास्टोमा जो है वो हेरिडिटरी कैंसर है कि अगर एक आँख में होता है या एक बच्चे को होता है तो उसके जो सिबलिंग्स आएंगे दुनिया में तो उनको होने के चांस है। तो हम एक अवेयरनेस और एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर देते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर फैमिली। उसके नतीजे में हमने ये देखा कि अर्ली पिकअप कैंसर बढ़ गया, मतलब अर्ली पिक करने का कैंसर का तवाज़ुन बढ़ गया। इसी तरीके से जो कॉमन कैंसर होता है बच्चों के अंदर, अगर हम बात करें तो कॉमनेस्ट कैंसर जो होता है वो ब्लड कैंसर होता है, ठीक है। तो ब्लड कैंसर की हमें वजह नहीं पता, लेकिन अगर आप आम जबान में बात करें समझाने के लिए फॉर जनरल ऑडियंस, नॉट स्पेशलाइज्ड ऑडियंस, कैंसर जो है वो एबनॉर्मल सेल्स का बढ़ने का अमल है, प्रोलिफरेशन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। अगर देख हमारे जैसे बाल हैं, बढ़ते हैं, गिरते हैं, कटते हैं, फिर आते हैं ना, इसी तरह ये एक नॉर्मल साइकिल है इंसानी ज़िंदगी का। लेकिन कोई भी चीज़ जो एबनॉर्मल हो जाए और एबनॉर्मल ग्रोथ यानी एबनॉर्मल तरीके से डिवाइड होना शुरू हो जाए, दिस इज़ कॉल्ड कैंसर, दिस इज़ कॉल्ड न्यू ग्रोथ, दिस इज़ कॉल्ड ट्यूमर। तो इसलिए कैंसर का टर्मिनोलॉजी वैसे बहुत, और ये दो तरह के होते हैं ऑब्वियसली वी ऑल नो। एक वो होता है कि जो कि मैलिग्नेंट कहते हैं, यानी जिसके अंदर फैलने की सलाहियत होती है दूसरे जिस्म के हिस्सों में, और एक वो होता है जो कि बिनाइन होता है। बिनाइन का मतलब ये होता है कि वो फैलता तो नहीं है, लेकिन जिस जगह पर वो ग्रो करता है उस जगह पर उसके असरात पड़ते हैं, लेकिन वो मेटास्टेसाइज यानी दूर तक फैलता नहीं। आमतौर पर ये होता है। अच्छा, तो आपने कहा कि रिस्क फैक्टर्स एज सच पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी का अगर हम ओवरऑल देखें तो उसमें नहीं होते रिस्क फैक्टर्स, लेकिन जेनेटिक डिस्पोजिशन फिर भी होती है। सो इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी कि बच्चे की पैदाइश से पहले हम पता कर सकें कि इस बच्चे में इतनी प्रॉबिलिटी है टू हैव कैंसर? हाँ, नहीं, पैदाइश से पहले का अमल तो वहाँ बताना ज़रा मुश्किल अमल होता है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे पेरेंट्स में से किसी एक को कैंसर होना, ठीक है, कंसेंजेनियस यानी कजन्स मैरिज, वो एक रिस्क फैक्टर्स है। फिर वेयर चिल्ड्रन लिव्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ पे जैसे फैक्ट्रीज का एरिया है मिसाल के तौर पे, इंडस्ट्रियल एरियाज, इसी तरीके से वो जगह जो कच्चे मकान से एस्बेस्टोस कहते हैं उस तरह की चीज़ें, या हाई टेंशन लाइंस वगैरह गुजरती हैं किसी ऐसे एरिया के पास से। तो एक बहुत कम इंसिडेंस इस बात का है कि अगर बच्चे या बड़े इन चीज़ों से प्रीडिस्पोज हो, आजकल फूड का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास भी बहुत हतमी, लेकिन दुनिया भर में रिसर्च हो रही है कि फूड प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल फूड कलर्स जो हैं दे आर कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक वो एजेंट्स होते हैं
ये जो कि इटसेल्फ कैंसर का बायस बन सकती है। जैसे अल्कोहल है या जैसे स्मोकिंग है, सिगरेट है। सिगरेट का धुआं जो होता है वो कार्सिनोजेनिक है, वो सेल लाइन को डैमेज करता है और वहाँ पे कैंसर हो सकता है। इसी तरह ये छोटे फैक्टर्स हैं जो कि प्रिडिस्पोज करते हैं। तो अल्टीमेटली वहाँ बात यह है कि हम सबको जो है वो हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ जाना चाहिए, अच्छी डाइट होनी चाहिए, ज़िंदगी को एक ख़ास सिद्ध के हिसाब से लेके चलने की ज़रूरत है। तो अगर हम एक्टिविटी करें, हम एक्सरसाइजेस करें, हम हेल्दी फूड खाएँ, हम अच्छी नींद लें, अच्छा आराम करें, फल सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो ये रिसर्च पे बात प्रूवन है। वेट रिडक्शन इज़ ऑल्सो अनदर रिस्क फैक्टर, वेट इंक्रीज वेट। तो अगर आप इन 5-6 चीज़ों में से कोई भी चीज़ लेंगे तो फिर आपकी ऑब्वियसली कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये डाटा जो है ये मिक्स है, एडल्ट और बड़ों के अंदर भी है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसी कोई चीज़ के मैं कहूँ कि हम पहले से बच्चे को स्क्रीनिंग में डाल देंगे, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि अभी हमारे पास वो जीन्स हमारे पाकिस्तान में एटलीस्ट वो जेनेटिक टेस्टिंग की फैसिलिटी अभी इतनी आई नहीं है कि हम एबनॉर्मल जीन को डिटेक्ट करके, यानी जो कैंसर के जीन हैं उनको पकड़ के फिर हम एक पूरे स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल पर डाल दें। लेकिन दुनिया में इससे बहुत काम हो रहा है एंड वी आर रीडिंग कि भाई इस तरह से अगर किसी बच्चे को कुछ ख़ास सिम्टम्स हैं, जैसे मैंने बताया कज़न्स मैरिज है, ठीक है ना, फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, तो उन बच्चों को आप एक रेड फ्लैग के तौर पे कर सकते हैं। अगर पोटेंशियली है प्लीज़ इसको सर्विलेंस में रखते हैं, तो फिर उसका फॉलोअप भी अकॉर्डिंगली नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट डिटेक्शन इन चिल्ड्रन, लेट्स टॉक अबाउट द साइंस एंड सिम्टम्स। कौन से ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिसके बाद पेरेंट्स को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और फिर दे शुड बी वरीड कि अच्छा ये थोड़े एबनॉर्मल साइंस आ रहे हैं बच्चे में, तो पोटेंशियली हो सकता है इसको कैंसर हो। ठीक है, ये अहम सवाल है इसलिए। देखिए अगर बच्चों में अगर हम कैंसर की बात करें तो बच्चों के अंदर जो कॉमनस्ट कैंसर होता है वो होता है ब्लड कैंसर, और उसके बाद जो आते हैं फिर ब्रेन ट्यूमर्स आते हैं, फिर गुदूद का कैंसर आता है, और फिर ठोस कैंसर आते हैं जो कि किडनी से निकल रहा हो, ओवेरिस से निकल रहा हो, बोन से निकल रहा हो या मसल से निकल रहा हो। तो कैंसर जिस जगह से अराइज हो रहा होगा आमतौर पे उसी जगह पर वो सिम्टम डालेगा। लेकिन क्योंकि 60% बच्चों के अंदर कैंसर खून का कैंसर होता है, तो वो प्रेजेंट करता है खून की कमी के साथ, वो प्रेजेंट करता है परसिस्टेंट बुखार के साथ। यानी अगर किसी बच्चे को 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार हो रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि उस बुखार को अहमियत दी जाए और इन्वेस्टिगेट किया जाए। किसी बच्चे को अगर बहुत नॉर्मल किस्म का बोन पेन हो रहा है, हड्डियों में दर्द, खास तौर पे वो दर्द के जो कि बच्चे को सुबह उठने के बाद भी हो रहा है। ग्रोइंग एज के बच्चों में वैसे भी होता है पेन, जब वो बड़े होते हैं उनकी लॉन्ग बोन्स के अंदर पेन होता है। लेकिन अगर एबनॉर्मल पेन हो रहा है तो इस मीन्स की कोई गड़बड़ है, उसको लाइट देना चाहिए। इसी तरह का जिसम के किसी हिस्से में लंप और बम यानी छोटी छोटी गिल्टियाँ निकल रही हैं, छोटी गिल्टियाँ एक नॉर्मल फिनोमेना भी होता है कि इसके इन्फेक्शन हुआ गिल्टी निकल आई, बट लेकिन अगर वे ख़ास साइज से ज़्यादा हो रही है, मैं समझाने के लिए कहता हूँ आमतौर पे कि अगर आपको खुबानी याद हो, खुबानी कह लें या बादाम का शेल कह लें, अगर उस साइज से बड़ी हो रही हैं गिल्टियाँ तो वो अलार्मिंग है, उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और वो पोटेंशियली कैंसर का बायस भी हो सकती है। इसी तरीके से तीसरा कॉमन कैंसर जो है बच्चों के अंदर वो है ब्रेन ट्यूमर्स। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर्स प्रेजेंट करते हैं बहुत शदीद सर में दर्द के साथ, वॉमिटिंग के साथ, नज़र में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर बड़ा बच्चा है, अगर उसकी एबनॉर्मल बिहेवियर उसके अंदर डेवलप हो रहा है, उसकी राइटिंग उसकी डिस्टर्ब हो रही हैं और लग रहा है कि यार मतलब है कि वो गिर रहा है, फ्रीक्वेंट फॉल हो रही है, तो इस तरह की सिम्टम आ रही है किसी बच्चे में और वो गैर मामूली है जो कि नॉर्मली बच्चे नहीं करते, तो पेरेंट्स शुड बी कंसर्न कि भाई ये जो साइन आ रहा है, ये जो अलामात आ रही हैं, दिस कुड बी अ साइन ऑफ कैंसर। प्रॉब्लम हमारी होती है वहाँ कि हमारे पास ये चीज़ें बहुत अनडायग्नोज, बहुत तवील अरसे तक चलती रहती है। ट्रेजेडी इज दिस। तो जब हम बैठ के बात करते हैं मीडिया के ऊपर और एडवोकेसी की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पेरेंट्स को जो साइन और सिम्टम्स होते हैं कैंसर के, जो कि एक आम वालिदैन भी समझ सकते हैं, उस पर एक्शन लेना चाहिए। और कोई भी गैर मामूली सिम्टम अगर एक हद से ज़्यादा बढ़ गई और एक वक्त तक, जैसे बुखार की मिसाल लें, सबसे आसान बुखार होता है, वालिदैन को पता होता है कि बुखार है मेरे बच्चे को। अगर कोई बच्चे को बुखार अगर एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, 7 दिन हो गया है, 8 दिन हो गया है, 10 दिन हो गया है, तो वो किसी सीरियस बीमारी का साइन हो सकता है। आमतौर पे वायरल बुखार तो 2 दिन 3 दिन में 80% बच्चे अल्लाह के फजल से ठीक हो जाते हैं, लेकिन उन 10 to 20% बच्चों के अंदर ऑब्वियसली अंडरलाइंग इन्फेक्शन भी हो सकता है और खुदा ना खास्ता कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए इन अलामात को किसी भी सूरत में सरफ नज़र नहीं किया जाए। एक और चीज़ जो बड़ी अहम होती है कि जिसकी तरफ इशारा जाना चाहिए, जो सॉलिड ट्यूमर, जिसे हम आमतौर पर सॉलिड ट्यूमर कहते हैं और उर्दू में उसको ठोस कैंसर कह सकते हैं, कि जो कि बोन से निकल रहे होते हैं, जो कि लिवर यानी जिगर से निकल रहे होते हैं, जो कि पट्ठों से निकल रहे होते हैं यानी मसल से निकल रहे होते हैं, और इसी तरीके से जो है वो ओवेरियन
बच्चियों के अंदर ओवरी से कैंसर निकल सकता है। तो अगर किसी बच्चे को कोई लंप आ रहा है यानी सूजन आ रही है, कहीं बम्प आ रहा है, किसी और किस्म की सूजन आ रही है और वो बढ़ रही है अपने साइज़ के अंदर, तो शुड रेट द सस्पिशन और आप को अलर्ट होना चाहिए और उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अच्छा, ये बम तो आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा एबनॉर्मल है और आप देख के ही बता सकते हैं, बट अदरवाइज़ आपने बात की बुखार की, दर्द की हड्डियों में, ये काफ़ी कॉमन चीज़ें होती हैं, स्पेशली आजकल जितनी अनहेल्दी रूटीन और अनहेल्दी डाइट सब बच्चों की हो गई है, उसके बाद ये चीज़ें फिर भी थोड़ी कॉमन होती हैं। बट सिंस यू मेंशन कि कम से कम अगर 1 हफ्ते या 10 दिन बुखार है और नहीं जा रहा, देन पेरेंट्स शुड ऑब्वियसली बी वरीड एंड फिर डेफिनेटली चेक करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये मसला है कि पेरेंट्स इतने ज़्यादा सीरियसली इन सब चीज़ों को नहीं लेते, ये समझ के कि नहीं हमारे बच्चे को थोड़ी ये बीमारी हो सकती है। ये हम एक बहुत ही एक निगलेक्टेड वर्ल्ड में रहना चाहते हैं, रह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। सो बट यू राइट, अगर कोई एबनॉर्मैलिटी ज़्यादा टाइम के लिए हमें नजर आई तो डेफिनेटली वी शुड गेट इट चेक्ड। तो इसी हवाले से अगर हम की चैलेंजेस की बात करें डायग्नोसिस में, तो एक तो यही हो जाता होगा कि देर में लोग आपके पास आते होंगे जब इट्स अ बिट टू लेट फॉर देम। इसके अलावा कौन से चैलेंजेस आते हैं आपके टू डायग्नोज कैंसर? देखिए, एक तो बड़ी वजह जो चैलेंज आता है हमारे पास कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कैंसर के ट्रीटमेंट सेंटर्स बहुत कम है और ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स जो कि कैंसर को डायग्नोज करने की वो कम है। ठीक है, मतलब कराची के अंदर हमारा इंडस हॉस्पिटल है, इसके अलावा 2 हॉस्पिटल और हैं। पूरे सिंध में आपको इसके अलावा कोई हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। पूरा बलूचिस्तान खाली पड़ा हुआ है, वहाँ इतनी बड़ी आबादी है, वहाँ कैंसर के ट्रीटमेंट सेंटर कुछ नहीं है। पंजाब में कुछ सेंटर्स हैं, लाहौर के अंदर है, इसी तरह से पेशावर के अंदर एक सेंटर है। हमारे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 8 से 10 हज़ार बच्चों को कैंसर सालाना होता है और ये सिर्फ रिपोर्टेड है, अनरिपोर्टेड का वी हैव नो आइडिया। और हमने एक एनालाइज की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास मैक्सिमम मतलब जो पाकिस्तान के की सेंटर्स हैं इस वक्त जो कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं, हमने उनसे एक कम्युनिकेट किया, उनसे पूछा कि आप कितने बच्चे साल के देख रहे हैं, कितने बच्चे साल के देख रहे हैं। तो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि जो पीडियाट्रिक कैंसर के जो बच्चे हैं वो तकरीबन 30-40% तक जो है वो सेंटर्स पहुँच पाते हैं और 50-60% बच्चे जो हैं वो कैंसर के इलाज के मरकज़ तक पहुंच ही नहीं पाते, यानी उससे पहले जो है वो दायरे से कूच कर जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी सीरियस कि मतलब 5,000 बच्चा या 6,000 बच्चा, जो कि हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, वो हेल्थ फैसिलिटी तक पहुंच ही नहीं पाते। तो उसका जो बड़ा चैलेंज हमें मिलता है कि लोग कैंसर को सोचते नहीं, जैसे आपने वाली बात की कि शक नहीं करते, मशकूक नहीं है यार, कुछ और सस्पिशियस नहीं होते, कैसे हम गलत ना सोचें, ऐसे सोचना हाँ, गलत तो है। अगर कोई बच्चा जो मैंने आपको 8-10 अलामात गिनवाई, अगर किसी में आए तो यू शुड सस्पेक्ट कैंसर इन दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। अच्छा, बाद क्या होता है, ये बहुत छोटी इन्वेस्टिगेशन होती है, बहुत फैंसी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती हैं कि बहुत महंगी हो या अवेलेबल नहीं हो। जैसे खून के कैंसर कॉमनस कैंसर है, उसका एक सिंपल एक ब्लड टेस्ट जिसे हम CBC कहते हैं या कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, जो कि 300, 400, 500, 600, 800 एक नॉर्मल अस्पतालों के अंदर होता है, वो आपको गाइड कर सकता है कि यार इस बच्चे के अंदर खुदा ना खास्ता खून के कैंसर की पॉसिबिलिटी है। अगर वो आपको बता देता है कि लगे तो फिर आप उसको फ़ौरन लेके, जहाँ पे अगर आप पंजाब में तो आप वहाँ जाइए, अगर आप सरहद में तो वहाँ जाइए, सिंध या बलूचिस्तान में तो आप यहाँ आइए, तो वो आपको गाइड कर सकता है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक चैलेंज तो ये आता है। दूसरा चैलेंज ये आता है क्योंकि पाकिस्तान की 60-70% आबादी जो पुराना डाटा है उसके हिसाब से वो अब तक गाँव देहातों में रहती है। आई थिंक पहले 70 था, हो सकता है 60% हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो रही है, शहर बढ़ रहे हैं, आबादियाँ बढ़ रही हैं, तो जब लिव्स है तो सेहत उनकी बहुत लोअर प्रायोरिटी में आ जाती है। उनको जो है दाल रोटी के लाले पड़े हुए होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं अपने बच्चे को लेकर शहर जाऊँगा तो मुझे मजदूरी कैसे करूँगा, खर्चा बढ़ जाएगा, मैं कैसे लेके जाऊँगा। लिटरली हमारे पास जो बच्चे आते हैं कैंसर के हमारे इंडस हॉस्पिटल में, जब हम उनसे पूछते हैं तो मैं अंदाजा था बेचारे मतलब बिल्कुल चिथड़े पहन के आए हुए होते हैं, बेचारे गरीब से नजर आ रहा होता है। तो कैसे आए? डॉक्टर साहब वो एक बकरी थी, बकरी बेच के आए। डॉक्टर साहब वो भैंस थी या मोटरसाइकिल थी, वो बेच के आए। तो दे आर सो डेस्परेट कि अपना जानवर सिविक तो नहीं होती ना बेचारों के पास। तो एक जो मुल्क का हेल्थ सिस्टम है वो उस लिहाज से फ्रेंडली नहीं है कैंसर के लिए या इवन किसी भी बीमारी के लिए। ठीक है, तो वो हुकूमत की रेट की स्टेट की रेट कायम होनी चाहिए, हेल्थ सिस्टम इतना बेहतर होना चाहिए कि एक बच्चा डायग्नोस हो तो उसको फ़ौरन पता होना चाहिए कि मुझे जो है ये कराची में इस अस्पताल में जाना है, मैं अगर मुल्तान में तो मुझे यहाँ रेफ़र होना है। तो नेटवर्किंग जिसे कहते हैं, तो मेरा और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम इंडस अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क के लिए, क्योंकि इंडस एक नेटवर्क की शक्ल में तैयार कर गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी मौके पे ज़ाहिर है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में लोगों को ट्रेन भी करें, मेडिकल टीम को ख़ास तौर पे, ताकि अर्ली सस्पेक्ट करें, अर्ली डायग्नोज करें और अर्ली रेफरल हो और अल्टीमेटली उनका आउटकम जो है वो बेहतर हो। इसी नेटवर्क पर भी हम अगले हफ्ते इंशाल्लाह बदीन में इंटीरियर सिंध के अंदर एक हमें इंशाल्लाह बच्चों के पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी छोटे सेंटर की हम एक इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो रात को उसकी दाखिल डाल रहे हैं, बल्कि शुरू हो चुकी है वो, उसका एक फॉर्मल इनॉग्रेशन इसी पार्ट के लिए, क्योंकि मरीज़ को वहाँ से आना ऑल द वे उसका कीमती वक्त भी ज़ाया होगा और उसकी बीमारी
गड़बड़ भी कर सकती है, सीरियस भी हो सकती है। तो इसलिए हम उनके दरवाजे में पहुँच के कोशिश करेंगे कि उनको ट्रीटमेंट दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है चाइल्डहुड कैंसर डे के हवाले से मेरा ख्याल एक बड़ी खबर ये है कि हम एक नया यूनिट खोल रहे हैं इंशाल्लाह। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट काम होता है वो होता है कि आपके डॉक्टर्स की, आपके नर्सेस की, आपकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की ट्रेनिंग, उनको बताना कि भाई ये भी एक प्रॉब्लम है। क्योंकि अक्सर मरीजों से जब हम बात करते हैं और पूछते हैं तो कहते डॉक्टर हम तो डॉक्टर को दिखा रहे थे, हम तो वहाँ भी गए, हम तो वहाँ भी गए, हम उस अस्पताल में भी गए, उस अस्पताल में भी गए। तो अब हम सोचते हैं कि यार कहाँ पे मसला हुआ कि डॉक्टर ने सोचा नहीं, या मरीज़ के एंड पे मसला हुआ, वी डोंट नो। लेकिन हम ये देखते हैं कि हेल्थ केयर स्टाफ, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भी बहुत अच्छी तरीके से करने की ज़रूरत है। चौथी चीज़ जो चैलेंज है वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। जैसे कैंसर इज़ अ महंगा इलाज है, कैंसर का एक महंगा इलाज है। हर एक को आदमी इंडस हॉस्पिटल आना हर एक के लिए मुमकिन बात नहीं होता। तो लोगों की जेब में जब पैसे नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो पैसे जमा करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि अपनी बकरी बेचेंगे या किसी से उधार लेंगे या अपनी ज़मीन की जो फसल है उसको गिरवी रखेंगे और वो लेके आएंगे। तो अल्टीमेटली इसमें टाइम तो लगेगा ना। उस टाइम में बच्चे की बीमारी बहुत एडवांस हो जाती है और अल्टीमेटली जो है वो एक ट्रीटेबल, क्योरेबल अर्ली कैंसर एक लार्ज, ह्यूज, इनक्योरेबल स्टेज 4 कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट सिग्निफिकेंट डिले। तो जो गैप्स हैं, यस वी आर ऑन इट, हम इन गैप्स को समझते हैं और उन गैप्स को फिल करने के लिए भी हम एज ए इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क और जो हमारी पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक कॉलेज जो बच्चों में कैंसर की सोसाइटी है पाकिस्तान में, उनके साथ मिल के कोलेब्रेशन के साथ हम कोशिश करें कि हम ऐसा नेटवर्क बना लें कि जिसके नतीजे बच्चे अर्ली पहुँचे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देखते हैं कि पिछले 5 साल के मुकाबले में 10 साल पहले हमारे पास जो अब हमारा रेफरल बेस भी बढ़ गया है। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की वजह से, पढ़ने लिखने की वजह से लोगों में आगाही बढ़ गई है और हमारी स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। कॉलेज ऑफ फिजिशियन से भी फेलोशिप प्रोग्राम शुरू हो गई है और अंडर ग्रेड, पोस्ट ग्रेड लेवल के ऊपर भी कैंसर की रोटेशन लाजमी कर दी गई है। तो अब आगाही लोगों के अंदर बढ़ रही है, उसकी वजह से रेफरल बेस अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रहा है। आई थिंक आपके इस बड़े से गोल में छोटा सा पार्ट हम भी प्ले करने की कोशिश करते हैं। हमारे जो इनिशिएटिव है ये सिर्फ लोगों तक, नॉर्मल लोगों तक जिनको अदरवाइज़ ये मेडिकल टर्म जो इतनी हाई फाई इन्फॉर्मेशन नहीं होती उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाना ही होता है, ताकि यू नो इट्स बेटर लेट देन नेवर वाली सिचुएशन हो जाती है कि एटलीस्ट जब भी पता चल रहा है इंसान आगे ही शुड प्रोसीड विद इट। अच्छा, हमने साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात की, हमने डायग्नोसिस के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। कैंसर का ट्रीटमेंट का प्लान जो है ये क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, किस तरह का ट्रीटमेंट प्लान होता है, इफ़ यू कैन टेल अस अबाउट दैट। अच्छा, इसके अंदर जब हमारे पास बच्चा कैंसर का आता है तो ऑब्वियसली पहले तो इम्पॉर्टेंट होता है कि हम डायग्नोस कर लें। डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे डायग्नोस किया जाता है। तो इसी रेफरेंस में जो आपने बात की कि हमारे पास, हमारे माशरे में अभी भी लोग बहुत सॉलिड ट्यूमर के अंदर ना बायोप्सीज बड़ा कॉमन इंटरवेंशन है जिसके नतीजे में हम डायग्नोस करते हैं। चाहे वो बोन मैरो की बायोप्सी हो यानी हड्डी के गूदे का टेस्ट हो, चाहे वो एक मोटी नीडल डाल के किसी ट्यूमर में से उसका टुकड़ा निकाल के उसको एनालाइज करने की ज़रूरत हो। तो पहले तो हमारे लोग झिझकते हैं, हमें अभी भी टफ टाइम मिलता है जब हम मरीज़ों से बायोप्सी की बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि हम इसका बोन मैरो करेंगे, जब कहें हम ये सर्जरी करेंगे, तो मरीज़ स्टिल गॉट कन्फ्यूज्ड और इनका सवाल और सब बच्चों को नुकसान तो नहीं होगा। तो मैं उनको ये बात समझाता हूँ, बेटा देखो बात ये है कि बच्चा कैंसर का अगर हम डायग्नोस नहीं करेंगे तो एक तो हम इसको इलाज नहीं शुरू कर सकते और जब हमें पूरी मालूमात नहीं होगी तो हम पूरा इलाज भी नहीं कर सकते। वंश कैंसर का इलाज ऐसा नहीं कि आप गए दवाई ली और चले गए। यू हैव टू हैव डायग्नोस्ड, यू हैव टू हैव स्टेज्ड अकॉर्डिंग टू द सेट प्रोटोकॉल। उस स्टेज की रोशनी में फिर पेशेंट को प्रोटोकॉल असाइन करना कि भाई ये बच्चा स्टेज 3 है, इसमें ये ट्रीटमेंट इज़ मोर अप्रोप्रिएट, स्टेज 4 है, इसमें ये ट्रीटमेंट इज़ अप्रोप्रिएट। और बहुत सारे मौक़ों के ऊपर हम ट्रीटमेंट दे भी नहीं पाते पेशेंट्स को बिकॉज इतना एडवांस कैंसर हो चुका होता है, स्टेज 4 कैंसर हो चुका होता है कि उसका ओवरऑल सर्वाइवल ही बहुत कम होता है। उस तरह के मरीज़ों को हमको फिर सपोर्टिव केयर, आराम देना, सुकून देना, ताकि जो भी उनका वक्त अल्लाह ताला ने हमारे साथ रखा हुआ है उस सुकून से गुजर जाए। पेरेंट्स की फैमिली है, उनको मिजरीज को कम करना। तो जो आपने बात की ट्रीटमेंट के हवाले से, तो ट्रीटमेंट आमतौर पर 3 तरह का होता है। जनरली बच्चों के कैंसर का ट्रीटमेंट 3 है। पहला जो ट्रीटमेंट है वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी जो होती है एंटी कैंसर मेडिकेशंस होती हैं और मेडिकल टर्म में से न्यू प्लास्टिक ड्रग्स कहा जाता है, एंटी न्यू प्लास्टिक एजेंट्स कहा जाता है, जो कि है टॉक्सिक ड्रग्स होती हैं लेकिन जनरली ट्यूमर, बहुत सारे ट्यूमर इनसे बिल्कुल रिस्पॉन्ड बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे मोमबत्ती आग दिखाने से पिघल जाती है, इसलिए हम उनके लिए मेल्टिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो बाद दवा ट्यूमर दे आर वेरी कीमो सेंसिटिव, यानी कीमो आप देंगे तो उनका ट्यूमर बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। इस तरह खून का कैंसर है, खून का कैंसर जो बच्चों में कॉमनेस्ट कैंसर होता है फॉर्चुनेटली वो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है एंड दिस इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव टू कीमोथेरेपी, यानी वो सिर्फ कीमोथेरेपी ड्रग से ही ठीक हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छे खासे बच्चे ठीक हो जाते हैं। फिर दूसरी जो मोडेलिटी आती है हमारे पास वो आती है सर्जरी, यानी सर्जरी करके ट्यूमर को निकाल देना। ये आमतौर पर जो सॉलिड ट्यूमर होते हैं जैसे ब्रेन का ट्यूमर है, आँखों का कैंसर है,
या बोन का ट्यूमर है या लिवर का ट्यूमर है या पेल्विस या ओवेरिस का ट्यूमर है बच्चियों के अंदर, तो उनमें आप कीमोथेरेपी देते हैं ताकि ट्यूमर के बल को कम करें, छोटा करें साइज़ में, और उसके बाद फिर आप सर्जन साथी को अपने इन्वॉल्व करते हैं या मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मीटिंग करते हैं कि अब हमें इसको निकालना है, तो फिर सर्जन उस पूरे ट्यूमर को इन पीस निकालने की कोशिश करता है। और उसके बाद तीसरा कॉम्पोनेंट जब सर्जरी हो गई, उसकी बायोप्सी हो गई, रिपोर्ट आ गई, उसके बाद डिपेंड करते हैं कि इस बच्चों को रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है या नहीं। रेडियोथेरेपी आमतौर पर शुआएँ भी कहते हैं, उसे XRT भी कहते हैं, क्रिनल रेडिएशन भी कहते हैं, तो रेडियोथेरेपी दी जाती है, लेकिन ये सब जगह नहीं जाती, या कुछ खास कैंसर्स के अंदर जाती है, लेकिन ये तीसरी मोडालिटी है। तो ऑब्वियसली तीनों चीज़ें मिलकर ही जो एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट प्लान को जन्म देती हैं, और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा और प्रॉपर ऑन्कोलॉजिस्ट के मशवरे से ट्रीटमेंट प्लान होगा तो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी उसका पेशेंट होता है, अल्टीमेटली बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो ट्रीटमेंट पे जब हम शुरू करते हैं तो हमारे जहन में बहुत अहम और बहुत क्लियर ये बात होती है कि हम बच्चे को टॉक्सिसिटी बहुत होती है, ठीक है ना। इसी चक्कर में हमारा बहुत बड़ा मसला हमें लगता है कि हमारे बच्चे जो खासतौर पे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए पाकिस्तान में आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान टेक्निकली डेवलपिंग कंट्री है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, माल न्यूट्रिशन गुर्बत एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो हमारी बहुत बड़ी तादाद बच्चों की क्लिनिकली माल नरिश्ड होती है, यानी वो सूखे के मर्ज़ के शिकार होते हैं। तो किसी कमज़ोर बच्चे को, सूखे हुए बच्चे को अगर आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, यानी फिर टॉक्सिसिटी यानी ट्रीटमेंट के मनफी असरात से उसकी जान को ख़तरा हो सकता है कि वो हेल्दी नहीं होता, अंदर से बर्दाश्त नहीं कर सकेगा ऑब्वियसली। तो उसमें फिर हमारे एक बहुत अच्छा एक डाइट प्लान बनाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट को इंडस में अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ हम कोशिश करते हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट डे 1 पे इन्वॉल्व हो जाए, फैमिली को पूरी सपोर्ट दें, उनको सप्लीमेंट्स, उनको स्पेशल मिल्क जो कि आम हालात में वेरी एक्सपेंसिव होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़रूरत को पूरा करके उनको दिया जाता है, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑब्वियसली दिस इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पेशेंट। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के ताउन से और अल्लाह ताला के भरोसे पर अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें होती हैं और अल्टीमेटली फिर ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो टॉक्सिसिटी है, कॉम्पोनेंट हैं, ठीक है, लेकिन मैं हमेशा मरीजों को समझाने के लिए बात करता हूँ, कैंसर एक सख्त बीमारी है, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट बीमारी, और डिफ़िकल्ट और सख्त बीमारी को मानने के लिए आपको सख्त दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। हमारा एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट, एज ए सपोर्टिव टीम, हमारा कल सपोर्टिव केयर हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि बच्चा उन तमाम मराहिल को बखूबी सह ले, गुजार ले, क्योंकि अगर वो सह नहीं सकेगा तो अल्टीमेटली डिजीज़ के ऊपर आ जाएगी, और तो इसलिए हमें डिजीज़ को भी ऊपर नहीं आने देना, उसके ऊपर कि डिजीज़ रिकरेंस हो जाए या रिलैप्स हो जाए। तो इसलिए बहुत कोशिश करते हैं कि उसको एक भरपूर ट्रीटमेंट दें विद ऑल सपोर्टिव के लिए। इसलिए हमारे पास बच्चों के कैंसर के इंडस हॉस्पिटल में राउंड द क्लॉक अलग से इमरजेंसी है, जो कि 24 आवर 24/7 365 डेज ऑफ ईयर काम करती है कि बच्चे को, किसी भी कैंसर के बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी वक्त वो हमारे हॉस्पिटल आता है, उसको फर्स्ट एड मिलती है, उसको ट्रीटमेंट मिलता है। अगर उसको ये वो पेशेंट जो कि हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लेकिन इसके अलावा भी नया पेशेंट पूरे पाकिस्तान से कहीं भी आता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको 24 घंटे के अंदर जो है वो हमारी टीम अटेंड करती है, उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाती है, कंसल्टेंट उसको देखता है, और जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं, अगर क्यूरेटिव है तो क्यूरेटिव की तरफ, और खुदा ना खास्ता अगर क्यूरेटिव नहीं भी है तो भी उसको सपोर्टिव और कंफर्ट और पैलेटिव केयर का लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो उसको प्रोवाइड करने की भरपूर कोशिश की जाती है। दिस इज़ वेरी इंटेंसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव केयर जो हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एज यू सेड कि अगर क्योरेबल नहीं भी है वो फॉर्म का कैंसर, तब भी इंडस हॉस्पिटल जो है वो बच्चे को प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे, इन द सेंस कि उसकी इमोशनल और मेंटल वेल बीइंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। थैंक यू सो वेरी मच कि आप आए, आपने टाइम दिया हमारी ऑडियंस को और इस इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की, बिकॉज एज वी मेंशन बिफोर ऑल्सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है अवेयरनेस नहीं होती, जिसकी वजह से लोग ट्रीटमेंट सही से ले नहीं पाते और फिर बाय डिफ़ॉल्ट वी लूज अ लॉट ऑफ लाइव्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई भी सवाल हो या अभी भी कोई कमेंट आपके पास हो तो यू कैन कमेंट अस या इनबॉक्स कर सकते हो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट शो में ट्राई करेंगे कि हम उसको इनकॉर्पोरेट करें। अपना ख्याल रखिएगा और ये इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लोगों तक पहुँचाइए, बिकॉज हो सकता है आपके यहाँ ये बीमारी नहीं हो लेकिन आपके सर्कल में कोई पोटेंशियल एक मरीज़ हो। तो प्लीज़ कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।